हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऐश्वर्या गौड़ और मैं आज आप लोगों को फूड माइक्रो की क्लास लेने वाली हूँ। तो हम लोग क्या जानते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी हमारा एफएसओ के सिलेबस में अगर हम देखें तो ज़रा हमारे दो पार्ट में हमारा ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्टेड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा मेजर जनरल एप्टीट्यूड और इसका रहता है। सेकंड जो हमारा पेपर होने वाला है उसके अंदर हमारा जो बी पार्ट का, इसको हम बोलते हैं पेपर बी है, जो सब्जेक्टिव रहता है, उसके अंदर फूड माइक्रोबायोलॉजी हमारी सेकेंड यूनिट आती है। ज़रा एक बार सिलेबस पे हम नज़र डाल देते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। वैसे तो आप सब लोगों ने सिलेबस काफ़ी बार देख रखा है। फर्स्ट वाला हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो और आगे वाले जो हमारे यूनिट्स है हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स हमें आगे और पढ़ने हैं। इसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया है, एक फूड फर्मेंटेशन है, फूड स्पॉइलेज है, जिसके अंदर स्पॉइलेज के अंदर हम एक स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे मिल्क हो गई, मीट हो गई, पोल्ट्री हो गई एंड सो ऑन्स। ठीक है। देन लास्ट हमारा माइक्रोबियल टेक्निक्स है। ये थोड़ा टेक्निकल जाएगा, हमारा लेबोरेटरी में होने वाली टेक्निक्स, माइक्रोब्स किस तरह से ग्रो करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है माइक्रोबियल, हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोलॉजी जब हम वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म, हम किसी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे जीव जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। वही डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जब हम माइक्रोबायोलॉजी या इस तरह के वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, जो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी थी एंटनी वॉन लेवेनहॉक ने, जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं बार बन सकता है, दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, कि ये फैक्ट है, इससे आप मुकर नहीं सकते। ठीक है। तो एक बार मैं ज़रा आपको इसका नाम लिखवा देती हूँ कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा गया है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि क्यों कहा गया है। क्योंकि हमारा एंटनी वॉन लेवेनहॉक जो थे वो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स बनाए थे। उन्होंने इतने माइक्रोस्कोप्स बनाए थे अपनी लाइफ में कि उन्हें सीधे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का टाइटल दे दिया गया था। तो एक बार ज़रा आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है। तो एक बार ज़रा आप, मैं साइड हो जाती हूँ, आप सिर्फ ये देखिए कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, रिक्वायर्ड अ माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन। वहीं यहाँ हिंदी में लिखा गया है कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं ये जीव इन्हें देखने के लिए। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैं यहाँ शॉर्ट में माइक्रो लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे एंटनी वॉन लेवेनहॉक। ठीक है। एंटनी वॉन लेवेनहॉक हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। और अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, इनका काम तो सिर्फ इतना था कि इन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स बनाए थे। पर आगे अगर हम देखें कि और जब लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना था तो दो हमारे इम्पॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट का नाम आता है जो हमें याद रखना है। वैसे हम लुईस पाश्चर को मानते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर, बट कई बार रॉबर्ट कॉच का नाम भी इंक्लूड होता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा महत्व है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में और हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी में। पहला सेल देखा था उन्होंने। इस तरह से उन दोनों का नाम भी यहाँ पर दर्ज है। दोनों का एक बार हमें नाम लिख लूंगी, लुईस पाश्चर और ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है। फादर ऑफ
मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में पहला है हमारा लुईस पाश्चर, और कई बार मैंने जैसे बोला रॉबर्ट हुक का नाम भी आता है। मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, रॉबर्ट हुक का नाम भी इसमें कई बार आता है। ठीक है, तो हम ये दोनों तीनों चीज़ें याद रखेंगे, फैक्चुअल चीज़ें थी। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको याद रखना है जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमारा टॉपिक चल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो जब हम आगे देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सा ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सबसे पहले हमें इतना तो क्लियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे जो हमें नहीं दिख रहे हैं। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है, जिसकी बहुत ही वाइड क्लासेस है, आर्कीबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, देन सो ऑन। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं अभी से नहीं बताऊंगी, आएगा टॉपिक तुरंत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड हमारा है फंगाई। फंगस की भी बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम्स। मशरूम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आते हैं। मशरूम हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमें पता है मशरूम कैसे दिखते हैं, बट स्टिल हम उसे यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती है। जैसे कि उसका प्रजनन कैसा है, उसके पोषण कैसा है, वो सब कुल मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, इसीलिए हम उसे इसके साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, फंगाई हो गई हमारी, बैक्टीरिया हो गया, और क्या बचा है हमारा, एल्गी हो गई। एल्गी भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है। वायरसेस आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं। ये 5 हमारे मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, वही यहाँ पे लिख रखा है। आप डेफिनेशन पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसके अंदर लास्ट लाइन हमारे, दे इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया, प्रोटोजोआ और वायरसेस। ठीक है, ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। मैंने सिर्फ आपको एक माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड बताया है, डिस्कस किया है हमने कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। हमारी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, ये 5 नाम मैंने आपको बता दिए, और हमारे 3 साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट नाम। जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अब देखो, ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी के डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें फूड माइक्रो पढ़ना है। तो हमारे खाने में या खाद्य जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके अंदर फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी का क्या काम है, सिर्फ हमें उसके अराउंड ही हमारा ये पूरी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखें हम। ये हमारा हो गया है डिटेल्स, मैंने पढ़ा दिया आपको डेफिनेशन। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों, छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो हमें रहता है, और इसके अंदर हमारे कौन कौन से आ गए, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरसेस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अब हम देखते हैं। देखो, ये स्लाइड दिखने में बहुत सिंपल से कुछ आपको इमेजेस दिख रही है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मैंने जितने भी अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, 2014-15 मैंने सारे देख लिए, 2020 तक के। ठीक है, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स देखे, तो उसमें हमारे जो शेप्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस बने हैं कि तुम्हें ये तो भाई बिल्कुल सोच के भी मतलब ऐसा मत चले जाना कि बहुत आसान सी चीज़ें या देख के याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलूँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका ध्यान रखना। कैसे आएंगे मैं समझा रही हूँ एक एक चीज़। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा सर्कुलर और कोकस। जिस भी बैक्टीरिया के पीछे कोकस लग जाए मतलब समझ जाना कि उसका शेप क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, वो राउंड है, सर्कुलर है। अब कैसे पहचानोगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं वो भी बताऊंगी, आराम से समझो। पहले हमने देखा डिप्लोकोकस या फिर डिप्लो, जिसके आगे आ गया, मतलब डिप्लो मतलब डाई, DI मतलब 2 हो गया, 2 यूनिट से मिलके बना है, ये 1 ये 2 ऐसा मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिप्लोकोकस। हम इसे डिप्लो नाम देंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कहीं भी डिप्लोकोकस आ गया तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैम ने बताया था कि ये क्या है, 2 के पेयर्स में आते हैं, और कोकस लग गया है तो क्या है, राउंड शेप के हो गए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस। जब हमारा कोकस माने वही, फिर से वही बात, कोकस आ गया मतलब राउंड शेप, और स्ट्रेप्टो मतलब जब चेन्स के अंदर हमारे अरेंज होंगे। कैसे समझोगे इसको, अच्छे से याद रखो, मैं इतने बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी कि बिल्कुल नहीं भूलोगे। स्ट्रेप्टो से मतलब समझो मोतियों की माला देखिए। ठीक है, तो उससे याद रखना, जब मोतियों की माला का शेप समझ में आ रहा है, ऐसे गोल गोल माला जैसे रहेगा, तो उसको हम समझेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो अब ये मत पूछना कि कितने हो सकते हैं, ये 2 भी, ये 2 से ज़्यादा होंगे। अगर 2 होगा तो हमारा डिप्लो के अंदर आ जाएगा, पर 2 से ज़्यादा 3 होंगे, 4 होंगे, 6, 8, 10, 15, जितने भी लंबी चेन होगी ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आएंगे। ठीक है, शेप क्लियर है। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब राउंड, राउंड राउंड ऐसे माला के शेप में। ठीक है, ये सेकेंड वाला हो गया हमारा
क्लियर। थर्ड देखें हम स्टेफाइलोकोकस। अब स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो में कई बार कन्फ्यूजन होता है बट हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टो मतलब माला हो गई। अब स्टेफाइलो देखो, स्टेफाइलो यहाँ पे लिखा है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब, फिर से एग्जाम्पल दे रही हूँ, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेफाइलो मतलब क्लस्टर। क्लस्टर से याद रखो अंगूर के हमने गुच्छे देखे हैं किस शेप में आते हैं। अंगूर भी राउंड है, इस तरह से समझो कि ये ऐसे शेप्स में रहेंगे और इस तरह से अरेंज रहेंगे। अब वो इर्रेगुलर शेप है, अंगूर को कभी गुच्छा ऐसे कोई सिमेट्री में नहीं आता है कि 10 हैं बिल्कुल, 15 हैं गिने हुए हैं, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। वो क्या है, हमारे एक इर्रेगुलर शेप है, मतलब हमें डिफाइन नहीं है कि वो 10 है, वो 15 है, वो कितने क्लस्टर के अंदर, गुच्छे के अंदर कितने अंगूर है वो नहीं पता होता है। उसी तरह हमारे बैक्टीरिया के साथ भी यही है कि क्लस्टर के फॉर्म में है और क्या है, एक गुच्छे फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में। वो कौन सा बैक्टीरिया है हमारा, स्टेफाइलो। स्टेफाइलो जब भी आ गया समझ लेना कि किसी क्लस्टर के फॉर्म में हमारा बैक्टीरिया अरेंज है, या उसका शेप इस तरह से, कोकस माने राउंड, अगेन वही चीज़। ये तीन हमारे मेन हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं, और स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो तो वो जानबूझ के आपको एग्जाम में देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके साथ में एक टेट्राड भी आता है, टेट्रोकोकस जिसे हम बोलते हैं। टेट्रा से समझो, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। जब डिप्लो मैंने बताया था मतलब 2। अब ये 2 की जगह ऐसे 2 इसके पीछे समझ लो, ये 1 2 ऐसे आगे हो गए, अब इसके 1 2 ऐसे पीछे, तो ये 4 के स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे एक आध स्लाइड में मैंने डाला है, बट इंपॉर्टेंट ये तीनों थे इसीलिए मैंने यहाँ डाले हैं। इस स्लाइड को सच में हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर हम अगला शेप्स देखें, कोकस क्लियर हो गया अपना पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बैसिलस। जिस भी बैक्टीरिया के पीछे बैसिलस या बैसिलस कहीं भी कुछ बैक्टीरिया का नाम में आ जाए, समझ लेना कि वो रॉड शेप का है, मतलब ऐसा रॉड लंबा, ये अपनी जो फिंगर्स का शेप दिख रहा है ये इस टाइप के शेप का है ये, ठीक है। अब इसके कौन कौन से टाइप है, जैसे हमने कोकस के पढ़ लिए, स्ट्रेप्टो, डिप्लो और ये सब। अब रॉड शेप के अंदर कौन कौन से आ गए हमारे, कोकोबैसिली। अब देखो कंफ्यूज उसने किया है तुम्हें, कोकस भी दे दिया और बैसिली भी दे दिया, बट सिर्फ इतना ध्यान रखना, बैसिली जहाँ भी आ गया है, बैसिलस आ गया, मतलब वो रॉड शेप का है, कहीं इतना अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जहाँ कोकस पीछे लिखा है किसी बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, ठीक है, जब पीछे कोकस है तो हमें पता होना चाहिए कि वो राउंड शेप का है। पर अगर इसमें कोकस आगे है और बैसिली पीछे है, तो जो पीछे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, जो लास्ट जिससे हमारा बैक्टीरिया का नाम एंड हो रहा है, वो हमारा डिसाइड करेगा कि उसका शेप क्या है। समझ आया। अब देखो ये जो कोकोबैसिली है उसका नाम ऐसा है, कोको भी है और बैसिली भी है, मतलब वो राउंड भी है और वो रॉड भी है। तो राउंड और रॉड जब साथ में होंगे, अगर वो गोल भी है और लंबा भी है, तो हम उसको ओवल शेप नहीं बोलते हैं कि ओवल शेप का है, इस तरह से अंडा आकार जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये कोकोबैसिली वाले बैक्टीरिया हमारे ओवल शेप के हो गए, नाम से समझ में आता है। देखो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कोई इतना टफ नहीं है, इजी सा है, मैं पढ़ाऊंगी, कोई भी डाउट आएगा मैं सब सॉल्व कराऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाम अगर तुम पकड़ने लग गए ना तो कोई भी चीज़ टफ नहीं रहेगी, बहुत सिंपल सिंपल नाम है। कोकोबैसिली हो गया, मतलब नाम में उसका राउंड भी आ गया और रॉड भी आ गया, तो राउंड और रॉड मतलब ओवल शेप हो गया, ईजी है, बहुत टफ नहीं है चीज़ें। बस क्या है, तुरंत रिवाइज करते रहोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, रोज़ एक एक बार ये शेप्स पढ़ना, अच्छे हैं, सब याद हो जाएंगे। फिर हम स्ट्रेप्टोबैसिली देखें। अब मैंने जब बताया स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेप्टो अगेन फिर चेन, जब स्ट्रेप्टो आ गया तो चेन, मतलब ये चीज़ दिमाग में हमें क्लिक हो जानी चाहिए। अब ये स्ट्रेप्टोबैसिली है, पहले क्या थे, मोतियों की माला थी, मोती राउंड शेप का था। अब अगर उस मोती की जगह आप ऐसे रॉड्स वाली कोई माला बना लो, जैसे मेरी उंगलियां हैं और ऐसे इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक, 1 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कनेक्टेड रही तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेप्टोबैसिली हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे रॉड्स इस तरह से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया, अब देखो इसके पीछे बैसिली नहीं ऐड है, बट फिर भी हमें याद रखना है, क्योंकि देखो इतना सिंपल भी नहीं है चीज़ें, बट हाँ तुम लोग याद रख लोगे, क्योंकि एक आध चीज़ें ही एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी तो नाम से पकड़ में आ जाएगा कि हाँ बैसिली, रॉड, कोकस और राउंड, ठीक है। अब माइकोबैक्टीरिया जहाँ आ गया, ये कैसे अरेंज है देखो, जैसे ये एक है, ये ऐसे अरेंज है, फिर ऐसे उंगली ऐसे ऐसे, और ये देखो ये ऐसा सर्कुलर दिख रहा है तुमको, ये इस तरह से, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से, जैसे एक बहुत सारे जो हमारे रॉड्स है वो एक साथ चिपक के साथ में ऐसे रह रहे हैं, ये 1 2 3 और ये इस तरह से। समझ आया ना, मैंने और ढंग से बताने की कोशिश करती हूँ। ये डायग्राम देखो, बहुत सारे रॉड्स क्या है एक साथ एक गठरी गांठ बना ली है, ठीक है, बहुत, जिसको हम बोलते हैं कि सॉलिड गांठ बना ली, बहुत सारी लकड़ियाँ जैसे हम एक साथ करके उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो ये उस तरह से अरेंज है हमारे क्या, माइकोबैक्टीरिया,
ठीक है, ये भी हमारे क्या है, रॉड शेप के हो गए। समझ आया, एक हमारा कोकस हो गया, दूसरा हमारा बेसिलस हो गया। तीसरा देखें, तीसरा क्या है हमारा, कर्व्ड फॉर्म। अब जो भी ऐसे कर्व मुड़े हुए रहेंगे उसके बारे में पढ़ना है। विब्रियो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कर्व रॉड का, या फिर हम इसको कॉमा शेप भी बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ कॉमा, COMA कॉमा, कॉमा शेप। ठीक है, ये हमारा कॉमा शेप, ये इस तरह से, ये कॉमा शेप का। ठीक है, कॉमा शेप्स क्या हो गया, विब्रियो को जनरली कॉमा, या देखो वो कॉमा किस तरह का दिख रहा है, कर्व्ड रॉड, मतलब अगर ये हमारी रॉड है, हमने इसको घुमा दिया, ऐसे कर्व कर दी। ठीक है, तो वो कर्व रॉड विब्रियो जहाँ भी आएगा देखते से समझ आना कॉमा या फिर कर्व रॉड शेप का हमारा आएगा। उसके आगे देखें हम स्पाइरिला। स्पाइरिला एक कॉइल फॉर्म में होता है। कॉइल फॉर्म कैसे समझ रहे हो, जैसे हमारी बहुत पतली सी कोई ऐसी धागा है या थ्रेड जैसा कुछ समझ लो, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल इस तरह से फॉर्म में है, रॉड के फॉर्म में। ठीक है, ये ऐसे कुछ भी इरेगुलर शेप में अरेंज है, बट वो क्या है, बहुत पतला थ्रेड स्ट्रक्चर है। तो स्पाइरुलिना मतलब वो थ्रेड स्ट्रक्चर, एस से समझ लेना, एस मतलब ये कॉइल शेप के अंदर अरेंज होगा। अब जिस भी कोई स्पाइरिला, किसी भी बैक्टीरिया के वजह स्पाइरिला समझ में आएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कॉइल शेप का है। ठीक है, और फिर हम देखें स्पायरोकिट। अब इसके नाम में ही स्पायरो है, स्पायरो मतलब स्पाइरल है ना, पढ़ने में इजी है, ऐसे याद भी हो जाएगा। स्पायरोकिट मतलब स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप वो अपनी स्पाइरल कॉपी होती है, जिसके पीछे ऐसे स्पाइरल वो लगा होता है बाइंडिंग के लिए, तो वो उस शेप का हमारा कौन सा है, ये बैक्टीरिया, ये ऐसा 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 है, ये देखो ये स्पाइरल शेप का है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नाम से फिर से याद रह जाएगा, स्पायरोकिट मतलब स्पाइरल शेप। देखो मैं शेप इसलिए बता रही हूँ, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना डिटेल में इस स्लाइड पे बात हो रही है। आगे बहुत चीज़ें इजी है, बाकी ये याद रखने वाली है, इसलिए ज़्यादा मैं इसको इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ। ठीक है, अब फिर अगर हम और अदर शेप्स देखें तो किस किस तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैसे ये जो पूरे स्लाइड है ये बैक्टीरिया को सेंटर रख के बनाई गई है, और अभी मैंने पढ़ाने से पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया जो हमारा है वो इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और बैक्टीरिया के संदर्भ में ही हमें आगे की चीज़ें भी पढ़नी है कि अगर बैक्टीरिया इस तरह से कुछ चीज़ शो करता है कि अगर ये वाला रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया शो करता है तो फंगस कौन सा करती है, तो बैक्टीरिया को कंसीडर करके हमें बाकी के सारे पढ़ने हैं। वैसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सेम तरह के चीज़ें शो करते हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, तो वही हमको याद रखना। एग्जाम में भी जो चीज़ अलग होगी वो एग्जाम वाला पूछेगा। ठीक है, अदर शेप्स देखें तो हमारा हेलिकोबैक्टर अगेन हेलिकल से समझ में आ रहा है, हेलिको मतलब हेलिकल, तो ये हेलिकोबैक्टर वाले जो बैक्टीरिया है वो हेलिकल शेप के हो गए, इस तरह से, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हम इसे कर्व, स्पाइरल ये इस तरह से नहीं डिनोट करेंगे, हम इसको हेलिकल शेप बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम, ये क्लब शेप की है। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारा क्लब शेप का है। ये क्लब शेप की जनरली जो शेप हम क्लब यूज़ करते हैं, ये हम फंगस के लिए यूज़ करते हैं। फंगस के अंदर क्या आता है, एक बेसिडोमाइसिटिस नाम की फैमिली होती है, उसके जितनी भी फंगस है ना, या बेसिडोमाइकोटा बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस जो फैमिली की फंगस है उसको हम क्लब फंगी बोलती। क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि उसका शेप क्लब है। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखते हैं। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये भी क्या है, उस शेप के साथ में मिलता जुलता है। तो कॉर्नीबैक्टीरियम अगेन, कॉर्नी सी से क्लब, याद रखना, कॉर्नीबैक्टीरियम मतलब क्लब शेप। ठीक है, याद रहेगा। लास्ट वाला अब हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसीस। स्ट्रेप्टोमाइसीस क्या है, अब स्ट्रेप्टो अगेन क्या है हमारा, चेन फॉर्म में है। स्ट्रेप्टो आ गया मतलब दिमाग में तुरंत याद आ जाना चाहिए कि क्या है, चेन शेप का है। ठीक है, लास्ट में है हमारा कौन सा, फिलामेंटस। अब लंबी लंबी ये रॉड, तो चलो फिर भी एक रॉड एक अलग सी डिफाइन थी कि हाँ उसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ लेंथ होगी। अब ये क्या है, फिलामेंट्स। अब माइसिस लिखा है तो ये बैक्टीरिया क्या है, कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फंगस से मिलती जुलती होगी। ये क्या है, ऐसे लंबी लंबी फिलामेंट्स के फॉर्म में है, तो इसको हमने क्या बोला, स्ट्रेप्टोमाइसीस बोला। बट जनरली सारे क्वेश्चन हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस से बनते हैं, बट फिर भी ये स्लाइड को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, शेप्स में कोई भी डाउट है अभी तक नहीं होगा, मैंने इतना अच्छे से समझाया है, फिर भी हो आप कमेंट्स कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी सारे डाउट्स। ठीक है, ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड जब हम देखते हैं, शेप्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरा वो मैंने आज कंप्लीट ये करवाया है शेप्स का, जिससे क्वेश्चन 100% बनते हैं। हर साल क्वेश्चन देख रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है,
ये सारा क्लियर है आई होप। नेक्स्ट स्लाइड अब हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अब हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि किससे हम बताएंगे कि हाँ भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या हम पहचान सकते हैं। सबसे पहला नाम से क्लियर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब उसका सूक्ष्म जीव है वो बहुत छोटा है। कितना है, यहाँ पे कुछ साइज़ हमारे लिख रखे, इतनी छोटी कि नेकेड आइज से नहीं दिखती है। ये कुछ 0.1 माइक्रोमीटर म्यू एम, ठीक है। अप्रॉक्स लिख रही हूँ मैं, इसके आसपास हो सकते हैं, कुछ इससे बड़े हैं, कुछ इससे भी छोटे हैं। ये एक, ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ अप्रॉक्स, ठीक है। ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है कि इसके आसपास ये इसका साइज़ होता है और जनरली इस साइज़ के पाए जाते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंटर लिखा है सिंपल सेल स्ट्रक्चर। इससे क्या समझते हो? सिंपल सेल स्ट्रक्चर से मतलब कि देखो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमारा सेल स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, हम क्या है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए तो आज कहीं सारी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर्स है, बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां हैं जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अभी तक क्या ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इसका इलाज होगा, ये बीमारी कैसे हमको हार्म कर रही है, कहाँ से लग रही है, कोई अभी तक क्लियर ही नहीं है, ठीक है। अभी भी क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, जांच चल रही है चीज़ों की। पर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, पढ़ने में भी बहुत इजी है। तो क्या कहेंगे हम उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जितनी भी डिजीज़ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पढ़ पा रहे हैं इसके, क्योंकि बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर। अब किससे कंपेयर किया गया? एनिमल्स, हम भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल और प्लांट को अगर हम देखें सेंटर करके तो उसके कंपेरिजन में तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं है। हाँ, वो काम बहुत बड़े बड़े कर रहा है, पर स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हम अभी बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, डिटेल में आगे हम जाएंगे। पूरा टॉपिक हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो जैसा हमने अभी तक देखा कि बहुत उसका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत क्या है, सिंपल है। किसको कंसिडर करके, हमसे और प्लांट के कंपैरिजन में तो बहुत ही आसान है वो, ठीक है। वही हमारी दोनों आज ये कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों बात की गई है, पहले उसके साइज़ के बारे में, दूसरा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सूक्ष्म आकार होता है और सरल कोशिका संरचना होती है, सरल कोशिका संरचना होती है, ठीक है। वही बात इसमें की गई है, ठीक है। अब 2 कैरेक्टर्स होगा इसके, तीसरा और चौथा आगे और 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको पढ़ने हैं। एक एक समझो आराम आराम से और याद रखो, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है ना। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड वैसे तो मैंने आगे बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दी, बट फिर भी मैं एक बार साइड होती हूँ, देखना। वो ऊपर वाला जो मैंने बताया है ये सारा हमारा क्या है, बैक्टीरिया का। और कोकस बैक्टीरिया के अंदर कितने और शेप्स आते हैं तो वो सब हमें बताए गए हैं। ये सब बैक्टीरिया का है, ए वाला, ठीक है, बैक्टीरिया का हो गया। और क्या है हमारा बी वाला, फंगस का है या फंजाई का है, कुछ भी बोल लो, प्रोनाउंसिएशन सब अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है। फिर हमारा जो सी वाला है ये और दूसरी फंगस के बारे में, माइसेलियम वाली फंगस, फिलामेंटस वाली जितनी भी है। डी वाला हमारा किसका है, वायरसेस का है, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के शेप्स के अकॉर्डिंग है। हमें वैसे बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है, सिर्फ मैंने समझने के लिए एक स्लाइड ऐड करी है कि बस आप क्या समझोगे, इसमें और बेटर समझा रखा है। ये हमारा एक बैक्टीरिया किस तरह का दिख रहा है, देख के चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है बजाय सुनने और समझने के, ठीक है। तो एक बार बस ये स्लाइड देख लेना, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ शेप्स है और आपको याद रखने। देखो ये इसमें विब्रियो, ये कॉमा और ये कर्व्ड रॉड शेप का दिख रहा है, इसमें ज़्यादा क्लियर है विब्रियो, ठीक है। तो यही सब हमारे इसके अंदर स्लाइड में है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आगे और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। 2 पढ़ लिए। ये हमारा तीसरा कैरेक्टर है, कौन सा, रैपिड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। मतलब कि अब देखो मैंने कहा कि उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बैक्टीरिया को पढ़ना बहुत आसान है। तो कैसे आसान है, जब वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ पाएंगे। जल्दी जल्दी क्या है, वो अलग नई जनरेशन, एक जनरेशन, दूसरे जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, जब इस तरह से बहुत ही ज़्यादा जनरेशन चलती जाएगी तो हमें उसका पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि बहुत जल्दी ग्रो करता है और क्या करता है, रिप्रोडक्शन भी बहुत इसका जल्दी हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे समझ सकते हैं हम, बहुत इजी एग्जांपल है फूड माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सुबह से हम लोग क्या करें,
कहीं घर से निकले, हमारा टिफ़िन पैक करके लाए, गरम गरम टिफ़िन बगैर ठंडा करे हमने पैक कर लिया, क्या हुआ उसमें ग्रोथ आ गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और ग्रोथ कैसे आई, हमने सुबह ही तो डब्बा बंद किया था और 3 से 4 घंटे में, अभी जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना ऐसे ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग मिल गया है, ह्यूमिडिटी मिल गई है और क्या है, मॉइस्चर मिल जाता है, तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि रैपिड ग्रोथ कैन मल्टीप्लाई क्विकली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। वो कौन कौन सी कंडीशंस है वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मत टेंशन लो, सब कुछ लिखवा रखा है, पीडीएफ पूरी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, बस अभी जो समझा रही हूँ वो ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्स हैबिटेट। अब इससे एक बात समझो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। इस दुनिया में अभी इस अर्थ पे सारी जगह एवरीवेयर है, हमारे हर जगह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। वही बात यहाँ की गई है। मतलब देखो, अगर हम एसेप्टिक कंडीशन ले, अगर जैसे हमें लैब में कोई टेस्टिंग करनी है, कोई ड्रग बनानी है, कोई फार्मा इंडस्ट्री की बात करो, है ना, तो वहाँ पर हम कंडीशंस लेते हैं, कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर स्टरलाइज करेंगे, ऑटोक्लेव में सारे हम जितने भी हमें यूटेंसिल्स और हमारी प्लेट्स यूज़ करनी है उसको हम ऑटोक्लेव करेंगे। तो वो कंडीशन तो नेचुरल कंडीशन तो नहीं है ना, नेचुरल कंडीशन में तो सब दूर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। हमने क्या किया गया, हमें सिर्फ हमारे लेबोरेटरी के अंदर जब हमें कुछ टेस्टिंग करनी थी, जब हमें कुछ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था या हमें कोई टेस्टिंग करनी है, आगे रिसर्च काम करने, तब हमने हमारी लेबोरेटरी क्या करी, साफ़ करी, डिसइंफेक्ट करी। और वहाँ पर भी अगर मैं बाहर से आई हूँ लेबोरेटरी के अंदर तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, पर क्या करूँगी मैं अपने वहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं, आपको एक अलग सा सूट प्रोवाइड करते हैं रोज़ का नया, जो कि प्रॉपर स्टरलाइज करा हुआ है, आप ग्लव्स पहनते हैं, देन आप लेबोरेटरी में काम करते हैं। तो वो तो कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन ली गई है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया है कि नेचुरल कंडीशन में हर जगह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये डीप सी वेंट्स और ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, वही सब मैं आगे एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। ये देखिए इमेज। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एवरीवेयर ऑन आवर प्लैनेट। अब देखो तुम कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, नासा के क्लीन रूम में भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है। अगर वहाँ पे प्रॉपर कंडीशन ना ली गई तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। माउंट एवरेस्ट पर है हमारे, ठीक है। और क्या है, ड्राई डेजर्ट्स के अंदर है, डीप सी वेंट्स में है, मराइन टेंच में है, हॉट स्प्रिंग्स में है, न्यूक्लियर रिसर्च में, मतलब कहीं भी इमेजिन कर लो, सारी जगह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये सब एक आपको अंदाज़ा हो गया इस स्लाइड से कि कहाँ कहाँ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इवन ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे डायग्राम एक बार देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। देखें नेक्स्ट स्लाइड चलो, अब देखो, 4 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया। कौन सा? एक तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसकी साइज़ के बारे में, दूसरा सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में, तीसरा क्या था हमारा, तीसरा क्या था जल्दी बताओ, तीसरा ये देख लो, एक तो सब दूर पाए जाते हैं, दूसरा क्या था इसकी, रैपिड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये 4 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब छठा पॉइंट कौन सा है हमारा, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब क्या है, अगर हम जीन लेवल पर उसको देखें तो और माइक्रोबियल लेवल पर देखें तो उसकी मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी भी बहुत हाई है। मतलब क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं और कई बार हमारे बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। 2 तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में सब जगह प्रेजेंट है और कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या समझ रहे हैं हम, एग्जाम्पल से समझो, चीज़ें याद अच्छे से रहेगी। अगर हम देखें कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहा है, इससे क्या मतलब है कि मान लो उसको कोई ऐसी कंडीशन दी गई जब बहुत तेज़ टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ जो हमारे थर्मोफाइल्स है, आगे सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, थर्मोफाइल्स है जो कि क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है ना, उसके लिए क्या करेगा वो, हमारा जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है और क्या करता है, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। कौन कौन सा बैक्टीरिया है, कुछ एक बार हम एग्जाम्पल के लिए पढ़ें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कुछ नाम याद है किसी को, ठीक है।
वो बताओ मुझे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो एकदम पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। पहले के टाइम पे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे जब उसका ठीक से क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, बट उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमारे बैक्टीरिया से मिलती थी, इसलिए हमने उसको BGA ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह साइनोबैक्टीरिया बोलना चालू किया। ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने अभी पूछा क्या एग्जाम्पल में लोगे इसमें, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम तो आपको पता है। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी आप अच्छे से जानते हो, साइनोबैक्टीरिया बोलना स्टार्ट करना। अब ब्लू ग्रीन एल्गी से मत बोलना उसको, क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। ठीक है 5 हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब छठा कौन सा है, छठा देखो यहाँ पर है हमारा बेनिफिशियल और हार्मफुल रोल्स। मतलब एक तो हमारे फ़ायदे के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम आते हैं और हमारे नुकसान क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, हमारे कंसिडर करके सबसे पहले यूज़फुल के अंदर अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारा फर्मेंटेशन करवाते हैं, हमारे लिए फूड फर्मेंटेशन कराते हैं और क्या करते हैं, प्रोबायोटिक कल्चर्स। अब जितने हमारे प्रोबायोटिक कल्चर्स है, आगे एग्जाम्पल्स है अगली स्लाइड में, मत टेंशन लो। तो प्रोबायोटिक्स अगर हम देखें तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और हमारे फर्मेंटेशन के अंदर भी। फर्मेंटेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं है, एक टैंक है या एक आप नॉर्मल अपने घर के एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा दूर मत जाओ। ठीक है, मान लो एक चलो बहुत और भी इजी एग्जाम्पल देखते हैं हम। कांजी वड़ा सबने सुना है, ठीक है, तो अभी होली के टाइम पे बना भी था सब लोगों के यहाँ पे। तो वो जो हमारा ड्रिंक है वो क्या है, बेस्ट फर्मेंटेशन का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या किया था हमने, जो भी उसके प्रोसेस से बनाने का डिटेल में मत जाओ, बस इतनी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ हमारा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ है और क्या किया है, फर्मेंटेशन कॉज किया है, जिससे क्या करता है हमारा गट हेल्थ हेल्दी रहता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा फर्मेंटेशन का सबसे ईजी एग्जाम्पल। ठीक है, फर्मेंटेशन के अंदर हमारा बैक्टीरिया काम में आता है। और ये तो, और दूसरा क्या बोल दिया मैंने, हमारा प्रोबायोटिक्स। आगे प्रोबायोटिक्स के एग्जांपल समझाऊंगी। बेस्ट हम समझते हैं दही, हमारा बेस्ट प्रोबायोटिक दही और योगर्ट। ठीक है, अब फूड स्पॉइलेज के अंदर आ गया, मतलब क्या है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट उसने कॉज करे, है ना। बेनिफिशियल में तो उसने फर्मेंटेशन और प्रोबायोटिक्स के अंदर काम आया, पर अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करें कि हानिकारक प्रभाव क्या है हमारे बैक्टीरिया के फूड के अंदर, वो फूड को ख़राब करता है। फूड स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग, फूड कंटामिनेशन, जो भी हम बोलते हैं वो सब क्या है, हमारा फूड स्पॉइलेज के अंदर आता है और हमें फूड बॉर्न डिजीज़ करता है, ख़राब खाने से होने वाली बीमारियां, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं अभी तक हमने। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल क्लियर है ये सारी चीज़ें? अभी तक सिर्फ हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बैक्टीरिया कैसा दिखता है उसके शेप्स के बारे में डिस्कस किया है, माइक्रोबायोलॉजी की थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखो जो मैं बोल रही थी कि बैक्टीरिया का प्रोबायोटिक क्या इफेक्ट है हमारी हेल्थ पे, ये प्रोबायोटिक्स फूड है। वैसे इस चैप्टर का नहीं है, पर पता नहीं कैसे मैंने ये स्लाइड यहाँ ऐड कर दी और मैंने इससे क्वेश्चंस देखे थे हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स में, जो मैं बता रही हूँ अदर स्टेट्स के जो हुए थे। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि सॉरकॉट क्या होती है और किमची क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे नाम तो हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता, ये वो आजकल कोरियन ट्रेंड चल गया है ना बहुत ज़्यादा, कि सबको ऐसा बिल्कुल कोरियन ट्रेंड, तो ये सब भी वहाँ से आया है। हालांकि बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छा फर्मेंटेड फूड है ये, गट के लिए बहुत हेल्दी है, पर हमारे यहाँ ये ज़्यादा नाम नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली हम लोग अचार्स वगैरह डालते हैं, जो हमने गाजर का अचार डाल लिया, कई बार हम लोग मूली का अचार डालते हैं, हल्दी का अचार डालते हैं, वो हमारे फर्मेंटेड फूड के अंदर काउंट होते हैं। पर ये जो एग्जाम्पल है ये वो कोरियन वाले से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो जो हमारा सॉरकॉट है, सॉरकॉट कुछ भी नहीं है, पत्ता गोभी सबने सुना है। ठीक है, तो जो हमारी कैबेज है या पत्ता गोभी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी समझ लो, ठीक है, ज़्यादा मत जाओ टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में। सिर्फ इतना पूछा था मैंने, जो क्वेश्चन देखा था कि सॉरकॉट जो क्या है वो किस फूड का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कौन से फूड का है, ऑप्शन में कैबेज, कॉलीफ्लावर और ये सब चीज़ें आई थी आपके। ठीक है, बट हमें किस पे टिक करना है, पत्ता गोभी पे यानी कैबेज पे, और कुछ भी नहीं करते हैं इसको। मैं फर्मेंटेड फूड का एक बता देती हूँ कैसे बनता है ये, और ये सब प्रोडक्ट्स ना इसी तरह से बने। किमची के अंदर हमारे खीरा को ले लिया है,
ठीक है, जो हमारी ककड़ी होती है ना हरी वाली, उसको ले लिया है और बनाने का प्रोसेस दोनों का सेम है। बहुत पतले पतले स्लाइसेस में काटा, और पत्ता गोभी को तो डायरेक्ट ऐसे जो लंबे लंबे स्लाइस होते हैं उसमें काटा, पानी में डाला, बहुत सारा नमक डाला है और कुछ दिन के लिए फर्मेंट होने रख दिया। और रोज़ रोज़ क्या करते हैं, उसको मिलाते रहे और फिर वापस पैक कर देते, फिर मिलाते हैं पैक कर देते। 1 हफ्ते या 5 दिन के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। फिर देखो आप यूट्यूब पर देखोगे ना, तो कई बार आपको ये ऐसी कोरियन रेसिपीज़ मिलती रहेगी कि उसमें सोया सॉस भी डाल दिया, ये भी डाल लिया, वो भी डाल लिया। बट मेनली क्या है, पत्ता गोभी से बना है ये सॉरकट, जिसके अंदर नमक वगैरह डाला हुआ और फर्मेंटेशन हो गया इसके अंदर, और खाते हैं। और इसका नाम ये हो गया है किमची। के अंदर कुछ भी नहीं लिया हमने, ककड़ी ले ली, ककड़ी को पानी में डाल के रखा, फर्मेंट होने दिया, फिर हमने खा लिया, जो हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी थी। इसी तरह के ये सारे फूड्स दे रखे हैं। योगर्ट हम सबको पता है, कोम्बुजा और कैफिर और मिसो, ये भी कुछ इस तरह के मिलते जुलते वर्ड है, बट मेनली यहाँ पे सॉरकट और किमची से क्वेश्चन मैंने देखे थे, तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पर नहीं, ये फर्मेंटेशन वाले यूनिट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, बट मैंने यहाँ ऐड कर लिया है, और ये 2-3 नाम भी मैंने देखे हैं पेपर्स में लास्ट ईयर में, तो याद रख लो। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्लाइड अब हम देखते हैं क्या है। देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ तक ख़त्म हो गए थे। अब हमको पढ़ना है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड है, क्या है, संगठन पढ़ना है, कोशिकीय संगठन कि किस तरह से संगठित है। ठीक है, तो उसमें हमारे 2 इंपॉर्टेंट है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रोकार्योटिक मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा सेल है, एक प्रो है, एक यूकार्योटिक है। अब जो प्रोकार्योटिक का हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए जो भी उसके अंदर है, वो क्या है, वो खुला पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में। सेल सबने देखा है, अगर टर्म्स टफ लग रहा है तो मैं समझा देती हूँ। साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है। जैसे क्लास को एक कंसिडर करो, ये हमारी क्लास है, जो इसका फ्लोर है पूरा, तो ये फ्लोर क्या है हमारा, ये फ्लोर हमारा साइटोप्लाज्म है। अब जिसमें इतनी जितनी भी चीज़ें रखी है, टेबल रखी है, ये कंप्यूटर रखा है, मैं हूँ, तो हम सब क्या है, एक ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, कि उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनल्स, समझ आया। तो उसी तरह से जब साइटोप्लाज्म में डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल रेंडमली कहीं रखा हुआ है, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म में पड़ा है, उसके ऊपर कोई अलग से न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेम्ब्रेन से वो पैक्ड नहीं है, मतलब वो सिक्योर नहीं है कुल मिला के। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक हमारा क्या होगा, जिसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस है पर जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में रेंडमली रखा हुआ है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा यूकार्योटिक कैसे अलग है। अब मैंने बताया कि अगर वो जेनेटिक मटेरियल जैसे खुला पड़ा था हमारे प्रोकार्योटिक में, पर यूकार्योटिक को अगर हम देखें तो वो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। ठीक है, वो सिक्योर पड़ा है, उसका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्टेड, बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट के उसमें पड़ा हुआ है। अब जैसे ऐसा समझो कि मैंने बताया था कि ये फ्लोर है और जेनेटिक मटेरियल ऐसे साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। अब अगर मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियस के अंदर है, दैट मीन्स उसको ऐसा समझो कि इसी रूम के अंदर आप लोग बैठे हो, है ना, आपका बैग है और जो बुक्स है वो आपके बैग में रखी हुई है, तो बैग क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया, और उस न्यूक्लियस के अंदर सारी बुक्स रखी हुई है, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आया समझ में, इस तरह से याद रहेगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, बैक्टीरिया के अलावा जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, यूकार्योटिक के अंदर। चाहे वो ईस्ट हो गई, मोल्ड हो गई, ईस्ट और मोल्ड मतलब फंगस, है ना, हमारी फंगाई, ये दोनों हमारी फंगल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे फंगल्स की ग्रुप है। दूसरा प्रोटोजोआ और एल्गी और ये सब क्या किसके अंदर आ गए, हमारे यूकार्योटिक के अंदर। प्रोकार्योटिक में सिर्फ हमारा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। समझ आया, नाम हिंदी में भी वही है प्रोकार्योटिक्स, इनमें वास्तविक नाभिक नहीं होता है जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकार्योटिक में देखें तो इनमें झिल्ली की धीरा नाभिक होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, ईस्ट, मोल्ड, प्रोटोजोआ और एल्गी। नाम वही है, नेम तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे, सिर्फ समझने पे कंसंट्रेट करो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब देखो ये डायग्राम से समझो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने सिर्फ एक डिफरेंस से तुम्हें बताया कि ये देखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, खुला हुआ है, खुला रखा हुआ है, किसमें, ये साइटोप्लाज्म में, इसके फ्लोर पे। यहाँ पे क्या है, फ्लोर के अंदर नहीं है, इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल। और क्या है, एक बार ज़रा इसको देखो, इसके पास एक फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिला मतलब क्या, एक टेल है,
टेल से क्या होता है, ये चलता है। बैक्टीरिया मूव करते हैं, देखे हमने, बैक्टीरिया एक मूवमेंट शो करते हैं, मोटाइल होते हैं बैक्टीरिया। पर हमारा यूकार्योटिक मोटाइल नहीं होता है। कभी देखा है किसी फंगस को ऐसे चलते हुए? नहीं चलती है फंगस, इसमें ना मोटिलिटी नहीं होती, इसलिए इसमें एक फ्लैजिला एब्सेंट है। किसी रेयर केस में प्रेजेंट होता है, बट अभी सिर्फ हम जनरल बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस के लिए मत सोचना, एक्सेप्शंस तो सब जगह पाए जाएंगे कि हाँ कुछ कुछ यूकार्योटिक होते भी है, तो इतना दिमाग मत लगाना, अभी सिर्फ जनरल पढ़ो कि क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमने देख लिया कि न्यूक्लियस है नहीं इसके अंदर, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, बैक्टीरिया हमारा थोड़ा छोटा है। और आगे देखो, एक और मैं चीज़ से समझाती हूँ, एक और डायग्राम है हमारा, ये देखो, ये और क्लियर है। ये देखो प्रोकार्योटिक, ये बाहर से तो मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड लेयर है इसके अंदर, पर क्या है, ये देखो इसका अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। बाकी जो डिटेल्स है वो हम आगे पढ़ लेंगे, अभी सेल के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना हमारे लिए अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप और डायग्राम देख के समझ सकते हो कि बाकी भी कितना विकसित है यूकार्योटिक किससे, हमारे प्रोकार्योटिक से। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो सर्वाइवल मैकेनिज्म की बात की गई है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से सर्वाइव करता है, तो वो करता है स्पोर्स और सिस्ट फॉर्मेशन। क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन रहती है तब तो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, सब टेम्परेचर है, वो आराम से ग्रो कर रहा है, उसको कोई कठिनाई नहीं है। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, हमारे केस में अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी है, जब कोई महामारी फैल गई है ना, या फिर कोई फ्लड कंडीशन आ गई जहाँ पे खाने की कमी है, रहने की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारे पुराने व्यवस्था रख रखी है हमने कि यार ये मुश्किल वक्त पे ये चीज़ काम आएगी, हम ऐसे कुछ पैक कर ले, ऐसा कुछ खाना रख लेते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया भी इस तरह से क्या करता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ये काम करता है कि वो सिस्ट बनाता है या स्पोर्स बनाता है। कैसे समझोगे इसको, हमने आलू देखा है, आलू के ऊपर बर्ड बनते हैं, जो आई आ जाती है उसकी, ठीक है, तो वो जो आलू वो पोटैटो आई आती है, वो क्या है, एक बर्ड फॉर्मेशन। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वो प्लांट है, उसके इसमें बर्ड बनने का क्या काम है वो अलग चीज़ है, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से समझो कि ये एक हमारा बैक्टीरिया है, उसने एक बर्ड बना लिया, ठीक है। क्यों बनाया, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, उसको सर्वाइवर के लिए कुछ चाहिए था, तो उसने क्या किया, एक बर्ड बनाया जिससे वो क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन लेता है और क्या करता है, जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं आती है वो उसमें सर्वाइव करता है। इसी तरह जब उसने ऐसा बर्ड बनाया, बर्ड के साथ साथ वो एक ऐसा सिस्ट बना सकता है। बर्ड थोड़ा सा राउंड होता है, सिस्ट एक लॉन्ग या फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वो बर्ड या सिस्ट बनाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये एक इसका क्या है, हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज होते हैं, कौन कौन से, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव का। क्यों, अब ये बताया गया है कि कौन कौन सी कंडीशंस है, ठीक है। अब क्या करा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से क्या समझो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, कैसे, उस खाने को पचा के, है ना। तो खाने को पचाना और एनर्जी लेना, ये सारी बॉडी में प्रोसेसेस होती है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम है। एक नाम देंगे, बताना चाहती हूँ मैं, ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए और पेंटोस फॉस्फेट, ये आगे जो कंटिन्यूसली जो साइकिल चल रही है ना, ये हमारे मेटाबॉलिज्म में है। टीसीए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी साइकिल्स होती है, ये सब क्यों चलती है, क्यों, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना और जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने में। अब यही सब चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर भी है ना, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या है, अब इसमें हमें तो एरोबिक कंडीशन चाहिए, बट बैक्टीरिया के केस में वो एनएरोबिक, एरोबिक और फैकल्टेटिव, 3 टाइप की कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। हम अभी सर्वाइवल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर देखो हमारा एरोबिक, एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। एरो समझ रहे हो, एरो मतलब एयर, रिक्वायर्ड है, एयर से मतलब हमारा O2 रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो है हमारा एरोबिक। एनएरोबिक मतलब O2 नहीं चाहिए,
ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब जब हमारा ऑक्सीजन नहीं है हमारे वातावरण में, तब भी वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा। ठीक है, अब फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब ऑक्सीजन होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तो कर लूँगा ग्रो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन होने या ना होने से, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो है फैकल्टेटिव। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। सर्वाइवल मैकेनिज्म पहले मैंने बताया कि स्पोर्स और सिस्ट बनाता है जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, और दूसरी क्या बताई मैंने, मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, मेटाबॉलिक पाथवे में इंक्लूड होता है, और उसमें कौन सा, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, फैकल्टेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तीनों चीज़ें क्लियर है हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। देख लो एक बार, एरोबिक O2, एनारोबिक O2 नहीं चाहिए, फैकल्टेटिव मतलब दोनों होगी तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, अब हमारा परिस्थितियों का पारिस्थितिक महत्व। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब ऐसी साइकिल्स जिससे क्या है, बैक्टीरिया अपना खाना ले रहा है या क्या कर रहा है, किसी और की मदद भी कर लेता है। जैसे कि अब मान लो मुझे खाना चाहिए, तो मैं अपन जो ह्यूमन्स है, ऐसा समझो अपन ह्यूमन्स है, हमें किस पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, पौधों पर, है ना। अपन अब ऐसा बोलते हैं कि यार हम तो अपना खाना खुद बनाते, खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, है ना, कि हमें प्लांट से रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे हमें सब्जी मिली, हम घर गए, हमने उसको फिर पकाई, ठीक है, तो आधा काम हमारा पौधे ने कर दिया और आधा हम खुद बनाते हैं। उसी तरह से हमारा बैक्टीरिया, अगर वो देखें कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो डिपेंडेंट है वो किस पे, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग, हम अभी एक बार भी मैं अभी स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स में बात कर चुकी हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हमारा बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर राइजोबियम, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसीलिए वो किसके अंदर आया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर, कि इन्वायरमेंट के लिए भी वो हेल्पफुल है और खुद का भी काम हो रहा है उसका, कि भाई मैंने इन्वायरमेंट को भी हेल्प कर दिया, नाइट्रोजन फिक्स कर दी, और क्या किया, खुद का भी सर्वाइवल हो गया, खुद भी क्या कर पा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहा है और खुद का भी खाने का काम हो गया, है ना। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अगेन वही बात, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब खुद का भी फायदा और सामने वाले का भी फायदा। ठीक है, तो वो कैसे होता है, प्लांट के साथ अगर उसने बनाया तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, प्लांट के साथ अगर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो उसको हम बोलेंगे माइकोराइजा, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर एनिमल्स के साथ है ना, एनिमल के साथ अगर है तो हम क्या बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा। कैसे समझोगे, हमारे गट के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर बहुत सारे हैं। क्यों प्रेजेंट है, हमारे माउथ के अंदर भी हैं। वो क्या करते हैं, जब कोई हम खाना खाते हैं, या हम, चलो ठीक है ये रख लो, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हमने खाना खाया तो जो माउथ के बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया, सलाइवरी एंजाइम्स के साथ, अमाइलेज के साथ क्या किया, मिलके हमारे खाने को च्यू करने में, चबाने में हेल्प करी। ठीक है, और उसको वहीं पे तोड़ा, फूड को तोड़ने में मदद करी, और उसने अपना न्यूट्रिएंट लिया और हमारा भी फ़ायदा किया। वो हमारे मुंह में रह के या फिर हमारे माउथ में रह के, इंटेस्टाइन में रह के, गट में रह के क्या करता है, हार्मफुल चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अगर मान लो कुछ टॉक्सिन्स आ गए या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई तो वो उससे फाइट करके क्या करता है, हमें बचाता है। दूसरा, खुद का भी खाने पीने का काम हो जाता है और हमारी भी हेल्प करता है। तो क्या है वो, हेल्दी माइक्रोफ्लोरा भी हम उसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के हेल्दी माइक्रोफ्लोरा। कुछ हमारे स्किन पे भी प्रेजेंट है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी है, वो सब क्या है, हमारे हेल्दी माइक्रोबायोटा है या फिर गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं। एनिमल्स के अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे बात की गई है कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी ये क्रिएट करते हैं हमारे बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, ये है अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम कंडीशन। अभी मैंने बताया ये तो आगे इतनी बार आएगा और इससे भी क्वेश्चन 100% बनता है, बिल्कुल याद रखना इसको। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब हाई टेम्परेचर पे कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे अगर हम देखें एक्सट्रीम कंडीशन तो बहुत हाई टेम्परेचर पे कर रहा है, क्या बोलेंगे हम उसको, थर्मोफाइल्स। ठीक है, थर्मोफाइल्स, थर्म मतलब गरम, हाई टेम्परेचर तो थर्मोफाइल्स, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं, और रेंज क्या दे रखी है इसकी, अच्छा नहीं दे रखी है, चलो मैं लिखवा देती हूँ, इसकी रेंज लिख लेना, 40 डिग्री से
80 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, थर्मोफाइल्स के भी क्या है, कुछ कंडीशन है जहाँ पे हाइपर थर्मोफाइल्स होते हैं जो 80 डिग्री से ऊपर वाले बैक्टीरिया, ये सेल्सियस है ना, सेल्सियस में याद रखना, 40 से 80 डिग्री वाले या 50 से 80 डिग्री वाले जितने भी होते हैं हमारे क्या रहते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं। दूसरा देखो साइक्रोफाइल्स या क्रायोफाइल्स, इसको दोनों नाम से बोलते हैं, ऐसे लिख लो क्रायोफाइल्स, दोनों नाम से पूछ सकते हैं, साइक्रोफाइल्स या क्रायोफाइल्स। इसका मतलब ये है कि जो बहुत लो टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, या तो कोई माइनस में टेम्परेचर होगा या फिर क्या रहेगा, ये ऐसा समझो -10 से ये 15 डिग्री तक समझ लो। ठीक है, ये एक मैं ऐसी मोटी मोटी सी एक रेंज बता रही हूँ, ज़्यादा इसको ऐसे आसपास समझ लेना, बहुत एग्जैक्ट फिक्स रेंज नहीं बताई है मैंने, सारी बुक्स में रेफ़र करोगे कुछ ना कुछ 19-20 अलग मिल जाएगा। ठीक है, बस याद रखो कि साइक्रोफाइल्स या क्रायोफाइल्स हमारे क्या है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले हैं, जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स। ठीक है, समझ में आया ये एग्जाम्पल। दो टाइप के बैक्टीरिया है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, थर्मोफाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर पे और क्रायोफाइल्स मतलब लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले। हाई टेम्परेचर मतलब हमारे हॉट स्प्रिंग्स या फिर बहुत जहाँ तेज़ गर्मी होती है, जहाँ उबलते पानी में जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुँच गया, पर वहाँ हाइपर थर्मोफाइल्स या एक्सट्रीमोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्रायोफाइल्स हमारे बहुत जो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। ये क्लियर है, अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ पे टेम्परेचर डाल लेना अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखो, ये इतना बढ़िया ग्राफ है, इससे मैंने बता रही हूँ कि इससे हम लोग समझेंगे कि हमारे बैक्टीरिया की क्या रेंज है उसके सर्वाइवल की अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ये नीचे वाली हमारी स्लाइड, ये जो स्केल पे हमारा टेम्परेचर है, ये -10 से शुरू होकर 110 तक जा रहा है ना। ऊपर देखो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। अब ये जो क्रायोफाइल्स है, सबसे पहले पर्पल लाइन देखो, है ना, तो जो क्रायोफाइल्स है ये बहुत लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे कुछ -5 डिग्री समझ लो, है ना, -5 डिग्री के आसपास ये ग्रो कर रहा है, कब तक, 20 डिग्री तक। ठीक है, 20 डिग्री तक ग्रो कर रहा है, मतलब हमारे लो टेम्परेचर वाले हो गए, बहुत कोल्ड टेम्परेचर वाले हो गए। फिर हमारा आ गया मीज़ोफाइल। मीज़ोफाइल याद रखना, जो कि इसका टेम्परेचर है 15 से कुछ 45 के आसपास, 15 से 45। हमारे जितने भी जो फूड पॉइजनिंग वाले, जो फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं, जितने बैक्टीरिया वो हमारे मीज़ोफाइल्स के अंदर आते हैं। क्योंकि अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बैक्टीरिया का ग्रो करने का टेम्परेचर होता है, जिसमें बैक्टीरिया आइडियल टेम्परेचर जो माना जाता है, वो बोलते हैं 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है हमारे बैक्टीरिया के ग्रो होने का। लेबोरेटरी में भी जब ग्रो करते हैं तो हम उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, कौन सी, 37 डिग्री की, है ना, और वो उसको हम करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेशन के अंदर, तो उसके अंदर और सारे मीज़ोफाइल्स आते हैं इसके अंदर जो इस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अब मीज़ोफाइल हो गए और क्रायोफाइल्स हो गए, कौन से आएंगे अब, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मतलब वो जैसे देखो यही 45 से 80 डिग्री की जो मैंने रेंज बताई थी, 50 से 80 डिग्री की। ठीक है, ये जो हाई टेम्परेचर पे करते हैं सर्वाइव। ठीक है, अब 80 हो गया। अब मैंने बोला कि इसके भी ऊपर कुछ आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेते हैं, कौन से, हाइपर थर्मोफाइल्स या फिर एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, एक्सट्रीमो लिख दिया है मैंने यहाँ पे, एक्सट्रीमोफाइल समझ जाना। वो किस टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हैं हमारे, ये कुछ 65 से 105 या 110। मैंने अभी बोला था कि बॉइलिंग वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री पर भी हमारे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, जो कि कौन से, हमारे थर्मोफाइल्स या एक्सट्रीमोफिल्स। ठीक है, ये ग्राफ से आई होप क्लियर है कि किस तरह से हमारी टेम्परेचर रेंज है और किस तरह से हमारा बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ग्रो करा, क्या क्या उसके नाम है। ये नाम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपको टेम्परेचर रेंज पूछ लेंगे, बट आप नाम पढ़ के ईजिली समझ जाओगे कि कौन सा बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब फाइल्स तुमको लगेगा कि हाँ मैम ये कुछ टेम्परेचर का है, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट जो याद रखने वाला है, हेलोफाइल्स। जहाँ भी हेलोफाइल्स आ गया तो हेलो से याद रखना कि वो सॉल्ट कंसंट्रेशन के बारे में बात हो रही है। देखो हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट,
अब फाइल्स तुम जैसे कोई ऑप्शन में आ गया कि क्रायोफाइल्स का कुछ या फिर कुछ टेम्परेचर बता दो कि इस टेम्परेचर पे कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, और एक एग्जांपल में हेलोफाइल्स दे रखा है। बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं, जहाँ नमक बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में नमक होता है, हाई कंसंट्रेशन में नमक होता है, वो हमारे कौन से हैं, हेलोफाइल्स। अब दूसरा एसिडोफाइल्स और अल्केलोफाइल्स, एसिड और अल्कलाई, ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि हाई एसिडिक कंडीशन में, अल्कली मतलब हाई अल्कली कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, हाई एसिडिक और हाई अल्कली कंडीशन। आया समझ में यहाँ तक? सिर्फ हमें नाम से याद रखना है किस बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है और उसकी क्या विशेषता है, एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स और अल्केलोफाइल्स। ये तीनों वर्ड क्लियर हैं यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसका पैथोजेनिक पोटेंशियल, कि कितनी पैथोजेनिसिटी है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पैथोजेनिसिटी से नाम से क्या समझ सकते हैं हम, कि कितना हार्मफुल बैक्टीरिया है, कितनी उसकी हमें बीमार करने की कितनी क्षमता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, सम कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में ह्यूमंस के अंदर भी बीमारी कॉज करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी करते हैं और प्लांट्स के अंदर भी करते हैं। प्लांट के अंदर कैसे बीमारी करते हैं, आप सबने देखा है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सबने देखा है, हम लोग रैंडमली कभी ऐसे बाहर देखा होगा किसी प्लांट या किसी बड़े पेड़ पे हमने पत्तियों पे देखा है एक अजीब से पिंपल हो जाते हैं पत्तियों पे, है ना, तो हमें लगता है यार ये क्या है, तो हमें लगता है कुछ तो अलग है ये। तो वो भी एक तरह की क्या है, डिजीज़ है जो हमारे प्लांट को हो गई है। किसके लिए, किससे हुई है वो, हमारे किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हुई है। प्लांट का या तो एकदम येलोइश हो जाना, है ना, पूरा प्लांट हरा भरा है, पौधे एकदम से येलो होने लगे और शेड ऑफ होने लगे, पत्ते झड़ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में भी झड़ते हैं, धूप से भी हो जाते हैं जब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। पर अगर अनयूजुअल कोई रीज़न है, कोई रीज़न अलग रीज़न है, जैसे कि मौसम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, कुछ अलग ही टाइप से लग रहा है, तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है हमारे पौधे में या हमारे पेड़ में। और क्या है ये, कुछ डिजीज़ है जो क्या है, एक बैक्टीरियल, फंगल या फिर कोई भी माइक्रोबियल डिजीज़ हमारे प्लांट को हो गई है। अब हमारी बॉडी में तो हमें समझ में आ जाता है, नॉर्मली हमने अगर कुछ सड़ा गला खा लिया या फिर ऐसा कुछ खा लिया जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, तो नॉर्मल हमें उल्टी वगैरह, जी घबराना और इस टाइप की चीज़ें आ जाती है, डायरिया एंड ऑल, या फीवर वगैरह हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमने कुछ ऊटपटांग खाया है इधर रोड साइड वगैरह, तो हमें कुछ फूड पॉइजनिंग हुई, ये हमें डिजीज़ हो गई। एनिमल्स के अंदर भी कुछ इस तरह की डिजीज़ हो जाती है जो कि माइक्रोबियल है। नेक्स्ट क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाए। अब देखो, कंट्रोल करने के लिए बहुत इजी मेथड्स है। हमारी जो कोरोना हुआ था वो क्या था, वो भी एक माइक्रोबियल डिजीज़ थी, वायरल डिजीज़ थी। क्या कर रहे थे हम उस टाइम पे, बाहर से कुछ ला रहे थे, फल सब्जी वगैरह सब अच्छे से रगड़ के 2 से 3 बार धो रहे थे, और हम क्या करते, आते से खुद भी हैंड वॉश करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, बाहर के कपड़े घर में नहीं ज़्यादा यूज़ करेंगे, तुरंत अलग रख देंगे, है ना। ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेते, स्टरलाइजेशन किया था, हाथ वगैरह बार बार धोना करना, और सारे बैक्टीरिया से कि कोई भी बाहर की जो माइक्रोब्स है वो हमारे घर के अंदर ना आए। यही सारे प्रिकॉशंस अगर सीरियस नोट पे हम आज भी ले लें तो क्या होता है, हमारा स्टरलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स वगैरह अगर हम आज भी ले लें तो हमारा क्या रहता है, माइक्रोबियल ग्रोथ रुक सकती है, या हम प्रिकॉशंस ले लें ये सब चीज़ें करके। ठीक है, तो यही सब बताया गया है कि हम उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे ध्यान रख के, कुछ ऐसी, देखो यहाँ पे लिखा है, कीटाणु कोशिक एंटीबायोटिक दवाओं, टीकाओं के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पैथोजेनिक पोटेंशियल, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना हार्मफुल है और हम किस तरह से उसकी हार्मफुल एक्टिविटी को रोक सकते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। हमने बहुत जनरल बात करी अभी कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया कैसा है, फंगस क्या है, ये सब हमने बात करी। अब क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, हमारा बैक्टीरिया का अलग है, फंगस का अलग है, हम इसको हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ख़त्म करने से पहले, क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ डेमो क्वेश्चंस भी दिखाना चाहती हूँ, किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मैम आपने जैसा पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं हमारे इस PDF से और आज की क्लास से। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं हम। ये देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, बैक्टीरिया दैट रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो
और विल ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन रिक्वायर रहती है या पर्टिकुलरली हमारे ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में ही ग्रो करता है। सोचो एक बार कौन सा बैक्टीरिया है, अभी मैंने बताया था कि कौन सी कंडीशन थी वो, एरोबिक, एनएरोबिक, थर्मोफिल्स और ऑटोट्रॉफ्स। क्या बताया था? हिंदी में भी यही नाम है, या तो मैं हिंदी में सिर्फ मुंह से बोल के बता देती हूँ क्या है। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के होने पर ही अपनी ग्रोथ दिखाता है या उसके ऑक्सीजन के होने पर ही सरवाइव करता है? कौन सा है हमारा? एनएरोबिक, एरोबिक, थर्मोफाइल्स और ऑटोट्रॉफ्स। क्या आंसर है इसका? हमारा आंसर है एरोबिक बैक्टीरिया। मैंने बताया था O2 के प्रेजेंट में ग्रो करेगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखो एरोबिक इसका सही आंसर है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने बताया था कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या क्या होते हैं। प्रोकार्योटिक में हमारा क्या था क्लासिफिकेशन? जब बहुत स्टार्टिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक बताए थे। प्रोकार्योटिक के अंदर क्या क्या थे? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, है ना, यही दो थे। और बाकी फंगस, एल्गी और हमारा वायरसेस किसके अंदर थे? हमारे प्रोटोजोन्स हमारे प्रोकार्योटिक में थे। क्या आंसर हो गया इसका? बैक्टीरिया, है ना, यही हो गया इसका आंसर। समझ आ रहा है ना कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या आंसर रहेगा? जो अभी तक पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। और ये मैं ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, सच में इस तरह के इतने सिंपल मैंने किसी न किसी स्टेट एग्जाम में देखे थे, याद नहीं, पर हाँ काफ़ी पुराने थे, है ना। अभी थोड़ा लेवल अप होके आएंगे, बट स्टिल समझ आ रहा है ना कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और देख लो, Which of the following microorganisms is an extremophils और can survive high temperature? अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैंने एक ग्राफ बताया था, ग्राफ से तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से हमको पूछ रहा है कि जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। कुछ थर्मो मैंने बताया था कि जहाँ भी थर्मो आ गया, आपको उसकी किस में आ रहा है? थर्मो। अब देखो यहाँ पर तुमको थर्मोफाइल्स नहीं लिखा है, यहाँ बैक्टीरिया के क्या कर दिए हैं? स्पीशीज और इसके नाम दे दिए हैं। बैक्टीरिया के नाम से कैसे पकड़ोगे? थर्मस लिखा है यहाँ पे, मतलब कुछ गर्म, है ना, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा होगा यह बैक्टीरिया। तो हमें ऐसे याद रखना है कि थर्मस एक्वाटिकस इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या आएगा? थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस मतलब गर्म, तो ये इसका सही आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। आई होप पकड़ लोगे यहाँ से कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से सॉल्व करने। आया यहाँ तक समझ में? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, फूड माइक्रो में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, कितने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के हैं। हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक देखे, उसके शेप्स देखे, ये सब डिस्कस किया। और क्या देखा मैंने कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करवा दिए और कुछ कैरेक्टर्स करवा दिए कि अगर इन्वायरमेंट की कोई कंडीशन ले ली हमने कि ऑक्सीजन ज़्यादा है कम है तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, और एसिड ज़्यादा है तो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। वो सब हमने बैक्टीरिया और उसके नाम पढ़ लिए। आगे वाले क्लास में अब हमें पढ़ना है कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ग्रोथ किस तरह से होगी, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, और एक ग्रोथ कर्व पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में अभी हम यहीं पे एंड करते हैं सेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे और तब तक के लिए हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करते रहो। कुछ भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।